चार काली ननद की एक गोरी भाभी। घर का हर एक कोना फूलों की खुशबू से महक उठा था। रंग बिरंगे लड़ियों की जगमगाहट घर के आंगन को उजागर कर रहा था। आखिरकार आज सरिता देवी के बेटे अश्विन की शादी जो थी, तभी फूलों से सजी धजी गाड़ी उनके घर के आगे आ रुकती है, जिसके भीतर से लाल सुर्ख जोड़ा पहने हुए सुंदर सा रूप सजाए सरिता की नई नवेली गोरी बहू चांदनी बाहर निकलती है। शनाया, कावेरी, काजल, किरण, अरे कहाँ हो चारों की चारों, जल्दी से आरती की थाली लेकर आओ। सरिता के शब्द खत्म होते देर नहीं होती कि उसकी चारों काली बेटियां आरती की थाली लिए दरवाजे पर आकर एक ही सुरताल में बोल पड़ती हैं। आइए हमारे भाई राजा की अर्धांगिनी, हमारी प्यारी भाभी, आपकी चारों ननद आपका स्वागत करती हैं। जैसे ही चांदनी अपना घूंघट हटाती है, उसका चांद सा चमकता चेहरा देखकर चारों काली ननद दंग होकर बुदबुदाने लगती हैं। अरे काजल, किरण, शनाया, देख रही हो, हमारी भाभी तो हूर की परी के जितनी रूपवती है। हाँ सचमुच, हमारी भाभी तो एकदम भाभी जी घर पर है कि टीवी सीरियल की गोरी मेम की जैसी है। चारों काली बहनों को खुसुर फुसुर करता देख सरिता की पड़ोसन तारा तफरीबाजी करते हुए कहती है अरे लागत है भाभी गोरा रंग तुम चारों काली ननद की आंखों में नहीं समात है। जैसे डाल पर बैठकर काला कौवा नदी में नाचते हंस को निहारत है, वैसे ही ये चारों चिंदी चोर काली ननद अपनी गोरी भाभी को टिकट टिकट ताक रही है। तारा की यह बात सुनकर चांदनी के मुंह से हंसी छूट जाती है। देख रही हो तुम तीनों, हमारे काले रंग के कारण भाभी के मुंह से भी हंसी के हंसगुल्ले फूट रहे हैं। अरे जाने दो, आज भाभी हमारे परिवार का हिस्सा बनी है, इसलिए तकरार से नहीं प्यार से इनका स्वागत करते हैं। चारों काली ननद खुश मन से बारी बारी से अपनी गोरी भाभी की आरती उतारती हैं, और जैसे ही चांदनी अपने कमरे में आती है, चारों ननद इसके दरवाजे पर खड़ी होकर कहती हैं, आहा भाभी, आप ये खाली हाथ अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि अंदर जाने के लिए आपको अपनी ननद का नेक देना होगा। यह सुनकर चांदनी अटपटा सा मुंह बनाकर कहती है, कहो क्या चाहिए तुम चारों को। कुछ खास नहीं, बस हम चारों बहनों को अपनी गोरीपन से ब्यूटी टिप्स दे दीजिए, ताकि आपकी चारों काली ननद भी अपना थोबड़ा थोड़ा तो निखार सके। अपने गोरे रूप की बड़ाई सुनकर चांदनी गुमान दिखाती हुई कहती है, मेरी सिंप्लिसिटी ही मेरी सुंदरता का राज है। भगवान ने तुम्हारी भाभी को रज रज के बनाकर भेजा है। भाभी, आप अपने गोरेपन की गुमान की आड़ में हम चारों काली ननद को भिगो भिगो कर जूते क्यों मार रही हैं? मैं भला क्यों आपको जूते मारूंगी? मेरी काली पीली प्यारी ननद जी, आपकी भाभी तो केवल आपको आईने से भेंट करवा रही थी। गोरी भाभी और काली ननद के बीच नोक झोंक होने लगती है, जिसे देखकर चारों ननद कहती हैं, भाभी आप आराम कीजिए, शादी ब्याह के भागदौड़ में थक गई होंगी। चारों काली बहनों के जाते ही चांदनी खुद में बुदबुदाते हुए बोलती है, चलो अच्छा है पीछा छूटा, वरना मेरी ये काली ननद जाने और कितनी देर मेरा भेजा फ्राई करती। रात की बेला बीतने के साथ सवेरा हो जाता है। चांदनी सूरज की लालिमा के साथ जागकर काम करने में जुट जाती है। तभी उसकी चारों ननद रसोई घर में आती हैं और वह चीखते हुए कहती हैं, क्या हुआ भाभी, आप चीख क्यों रही हो? हम चारों तो बस आपका हाथ बटाने आई थी। मुझे तुम चारों की मदद की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से, मैं अकेले ही सब हैंडल कर लूंगी। अरे ऐसे कैसे भाभी, हम आपकी मदद करेंगी। हाँ, ताकि 2 तिनके सरका कर तुम ननद को माँ जी के सामने महारथी बनने का बहाना मिल जाए। भाभी आप हमें गलत समझ रही हैं, ये तो हम चारों बहनों की बरसों का सपना था कि हम भाभी के साथ काम करें। मेरा हाथ बटाने से बेहतर है जाओ जाकर अपने उस काले भद्दे रूप पर ध्यान दो। ये सुनकर चारों बहन बिना कोई जवाब दिए कमरे में आकर बात करने लगती हैं। अरे हमारी ये गोरी भाभी तो बड़ी ही गुस्सैल है, कभी भी हम काली बहनों से मीठे मुंह 2 बोल नहीं बोलती। शायद भाभी हमारे काले रंग से खिंची रहती हैं, क्यों ना हम चोरी छिपे भाभी के गोरेपन का राज पता करें। हाँ ये सही है। अगले दिन पौ फटने के साथ चारों काली ननद चांदनी के कमरे की खिड़की पर तने हुए ताक लगाए हुए खड़ी हो जाती है। तभी चांदनी नहा धोकर बाथरूम से बाहर आकर शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। अरे देखो, भाभी शीशे के सामने आ गई हैं। अब हमें इनके नेचुरल गोरे लुक का राज पता चल जाएगा, तब हम चारों भी अपने कालेपन की काया पलट कर देंगे।
कुछ ही देर में चांदनी सिंदूर बिंदी लगाए बाहर निकल आती है और अपनी चारों ननद को देखकर कहती है, अच्छा तो तुम चारों अब चुप कर मेरी ताका झाकी कर रही हो? नहीं भाभी, वो हम तो बस क्या? भाभी हम तो बस आपको इसलिए सजते देख रहे थे क्योंकि हमें तो लगा था कि। तुम्हें क्या लगा था कि मैं सुंदर दिखने के लिए मेकअप लपेटती हूँ? अरे मेरी ना समझ ननद की टोली, इंसान लीपा पोती करके चंद पल के लिए बदल सकता है। तुम चारों काली होने के साथ मंद बुद्धि भी हो। गोरे होने की होड़ में तुम्हें अपनी भाभी की बात पल्ले ही नहीं पड़ती, क्योंकि तुम चारों के काले भेजे में तो भूसा भरा है। भाभी आप इतनी गोरी चिट्टी हो इसलिए इतनी आसानी से लंबा चौड़ा लेक्चर दे रही हो, मगर अपना काला रूप देखकर हम कितना कुड़ती हैं आप क्या जानो। चारों काली ननद आंखों में आंसू लिए वहां से चल देती हैं और गोरा होने की होड़ में तरह तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लगती हैं, जिसे देखकर चांदनी कहती है, तुम चारों इतने सारे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट यूज कर रही हो, जानती भी हो एक साथ इतनी तरह तरह के प्रोडक्ट लगाने से कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा काला चेहरा सुंदर और बेदाग होने की बजाय खराब हो जाए। चांदनी की बात सुनकर चारों काली ननद बोलती हैं, भाभी आप साफ सीधे ये क्यों नहीं कह देती कि हम चारों काली ननद का जरा सा निखरता रूप देखकर आप जल भून रही हैं। तुम चारों मेरी बातों का गलत मतलब समझ रही हो। तुम मेरी ननद हो इसलिए भाभी होने के नाते समझाना बुझाना मेरा फर्ज था। इतने के बाद चांदनी भी वहां से चली जाती है और हर रोज बदल बदल कर तरह तरह ब्यूटी संसाधन अपना चारों ननद के चेहरे पर साइड इफेक्ट दिखता है और चारों अपना चेहरा खुजाते हुए हॉल में आती हैं, जहां सरिता और चांदनी बैठी बातें कर रही थीं। अरे क्या बात है, खाज खुजली की प्रतियोगिता में भाग लिया है तुमने? ये कुत्ते बिल्ली की तरह चेहरा क्यों नोच रही हो? इस पर चारों ननद रोते हुए सारी बात बताती हैं और चांदनी कहती है, देखा गोरा होने की खातिर तुम चारों ननद ने कितनी भारी नादानी कर दी। मैं तुम्हें कुछ भी समझाती थी तो तुम्हें लगता था कि भाभी गोरेपन का गुमान झाड़ रही हैं। अब देखो कैसा कितने अनगिनत चांद तारे निकल आए हैं चेहरे पर। भाभी कुछ कीजिए, हमारा चेहरा जल रहा है। चांदनी झटपट से मुल्तानी मिट्टी का लेप बनाकर बारी बारी से अपनी चारों काली ननद को लगाती है, जिसके कुछ घंटे बीतने के बाद उनके चेहरे की खुजली शांत हो जाती है और चांदनी कहती है, अब कैसा महसूस हो रहा है तुम चारों को? भाभी हम चारों ने आपके समझाने बुझाने के बावजूद भूल की, फिर भी आप हमसे शांत लहजे में बात कर रही हैं। ऐसे तो आप हम पर हमेशा उखड़ी रहती थी। मेरी नादान ननद, जैसे नारियल का बाहरी हिस्सा सख्त होता है और अंदर से मुलायम, वैसे ही तुम्हारी भाभी के बोलचाल की भाषा थोड़ी कड़क है। मगर मैं पहले दिन से ही तुम्हें भले की शिक्षा देती रही। आज तुम चारों का चेहरा खराब होते होते रह गया। अब से ये महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट के पैतरे छोड़ दो और ये लो। ये क्या है भाभी? ये हल्दी चंदन का लेप है। इसे लगाने से मेरी चारों ननद के भीतर की खूबसूरती खुद ब खुद निखर आएगी। इसे अपनी भाभी का भेंट समझो और याद रखो, हर इंसान खुद में खूबसूरत है। ये सुनकर चारों ननद खुशी से खिलखिलाते हुए कहती हैं, शुक्रिया चांदनी भाभी। इसी के साथ चार काली ननद की गोरी भाभी की कहानी होती है यही समाप्त। इंसान का खुद का आत्मविश्वास ही उसे सबसे खूबसूरत बनाता है। अरे ये क्या, घर में तो राशन का एक दाना तक नहीं है। अब मैं अपने बेटों के लिए क्या बनाऊं? अगर उन्हें पता चल गया कि घर में एक दाना भी नहीं है तो उन्हें बहुत दुख होगा। एक काम करती हूँ, पड़ोस की काकी से थोड़े से कच्चे चावल ले आती हूँ। कावेरी अपनी पड़ोस की काकी के पास जाती है और उससे थोड़े से कच्चे चावल लाकर उबाल देती है, जिसके बाद जैसे ही उसके दोनों बेटे राहुल और राघव नींद से उठते हैं, वो उन दोनों को देखकर कहती है, अरे तुम दोनों उठ गए, चलो मुंह हाथ धो लो, उसके बाद खाना खा लो। कावेरी के कहने पर राहुल और राघव दोनों फ्रेश हो जाते हैं, जिसके बाद कावेरी उन्हें सफेद चावल के साथ चटनी देती है। अच्छा सुनो, घर में राशन खत्म हो गया है, बच्चा कुचा मैं बना चुकी हूँ। तुम दोनों कहीं नौकरी कर लो ताकि घर की परेशानियां दूर हो जाए। पूरे 2 महीने से मैं नौकरी ढूंढने के लिए यहाँ से वहाँ इंटरव्यू पर इंटरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ यार, मैं कोई मुझे नौकरी पर ही नहीं रख रहा। माँ आप चिंता मत करो, शाम को मैं राशन ले आऊंगा, ठीक है? दोनों सफेद चावल के साथ चटनी खाकर काम ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। राघव को सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसका कहीं भी इंटरव्यू पास नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ राहुल आटे की बोरियां उठाकर कुछ पैसे कमाने की कोशिश करता है।
आटे की बोरी उठाकर कुछ पैसे मिल जाएंगे तो मैं घर में राशन ले जाऊंगा। ऐसा सोचकर राहुल जल्दी जल्दी आटे की बोरियां उठाता है और फटाफट उन्हें गोडाउन में रख देता है। उसका ये काम देखकर उसका मालिक उसे 100 रुपए ज्यादा दे देता है। ओ पुत्र, आज तुमने 2 लोगों का काम अकेले किया है यार। और ये लो मेरी तरफ से 100 रुपए का नगद इनाम। वैसे तुम बहुत ताकतवर हो यार और पढ़े लिखे भी लगते हो, फिर तुम इस तरह मजदूरी क्यों कर रहे हो? राहुल अपने मालिक को अपने बीते हुए कल के बारे में बताना शुरू करता है। मैं एक बहुत बड़े और अमीर आदमी का बेटा था। मेरे पिताजी का बहुत बड़ा बिजनेस था। मैं और मेरा बड़ा भाई राघव, हम दोनों ही अपने पापा के बिजनेस को संभाल रहे थे। एक दिन मैं, मेरे पिताजी, मेरी माँ और मेरा भाई, हम सभी खाने की टेबल पर खाना खा रहे थे। तभी एक औरत हमारे घर पर चली आई। तुम यहाँ आराम से अपने परिवार के साथ खाना खा रहे हो? अरे मुझसे प्यार करके मुझे धोखा देकर तुम्हें क्या मिला? कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। अरे ये क्या बकवास कर रही हो? ऊपर वाले से डरो। अरे मुझे ना सही, अपने बच्चों को तो स्वीकारो। हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं। तुमने तो प्यार के धोखे में मेरा फायदा उठाया और मुझे सड़क पर लाकर छोड़ दिया। उस दिन वो तमाशा देखने के बाद मेरी माँ से मेरे पिताजी का इतना बड़ा धोखा सहन नहीं हुआ, जिसके बाद मेरी माँ ने मेरे पिताजी की धन दौलत को छोड़ दिया। जिसके बाद हम लोग एक छोटे से घर में रहने लगे। ओ ये तो बहुत बुरा हुआ यार। ओ वैसे तुम मुझे काबिल लगते हो, मैं इतनी भाग दौड़ नहीं कर पाता हूँ। तो क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? ये सुनकर राहुल बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो अपने मालिक की आधे से ज्यादा भागदौड़ संभालने लगता है। वहीं दूसरी तरफ राघव एक एम्बिशियस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाता है। सुबह से अभी तक पूरे 9 इंटरव्यू दे चुका हूँ और ये तो बहुत बड़ी कंपनी है। अगर मुझे काम नहीं मिला तो पता नहीं क्या होगा यार मेरा। कुछ ही देर में राघव को इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं, जिसके बाद राघव अपना इंटरव्यू देने के लिए जाता है। राघव अपने इंटरव्यू में पूरी जान लगा देता है, जिसके चलते कंपनी वाले उसे जॉब ऑफर कर देते हैं। ये देखकर वो बहुत खुश होता है। शाम को जब वो दोनों घर वापस आते हैं और अपनी माँ को अपनी अपनी नौकरियों के बारे में बताते हैं तो कावेरी बहुत खुश होती है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान ने मेरी सुन ली। देखो तुम दोनों मन लगाकर नौकरी करना, लेकिन अपने पिताजी की तरह मत बनना। करोड़पति होने के बाद इंसान के अंदर घमंड और बहुत सी चीजों की लालसा आ जाती है जो इंसान को डुबो देती है। माँ आप चिंता मत कीजिए, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। दोनों भाई अपना अपना काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते राहुल को अपने मालिक की बेटी से प्यार हो जाता है। वहीं राघव को अपनी कंपनी के मैनेजर से, लेकिन कावेरी को करोड़पति से बहुत नफरत होती है, जिसके चलते वो अपने दोनों बेटों के लिए गरीब की लड़कियां ढूंढ रही होती है। मैं नहीं चाहती कि कोई करोड़पति की बेटी मेरे बेटे से शादी करे। अरे गरीब घर की लड़की परिवार को समझेगी और कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। कावेरी रोज अपने दोनों बेटों को करोड़पति लड़कियों से दूर रहने के लिए कहा करती थी, जिसके चलते एक दिन वो दोनों आपस में बात करते हैं। भाई मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और वो मेरी कंपनी की मैनेजर है। भैया मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। जिस मालिक के पास मैं काम करता हूँ उसकी बेटी मुझे पसंद है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन माँ तो करोड़पति ही पसंद नहीं करती है। फिर वो हमारी शादी कैसे करवाएगी? मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम अपनी अपनी पत्नियों को गरीब दिखाकर उनसे शादी कर लें। फिर माँ को पता ही नहीं चलेगा कि वो करोड़पति बहू लेकर आई है। अरे वाह भैया, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हम ऐसा ही करते हैं। राहुल और राघव दोनों ही अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को गरीब घर की लड़कियां बनाकर अपनी माँ से मिलवा देते हैं, जिसके बाद कावेरी उन दोनों को देखकर कहती है, अरे रूपा निशा, तुम दोनों तो बहुत खूबसूरत हो। भगवान ने बहुत ही खूबसूरती से फुर्सत से बनाया है तुम्हें, और तुम दोनों ही गरीब घर से हो। लेकिन चिंता मत करो, मेरे बेटे तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। कुछ दिन में कावेरी अपने दोनों बेटों की शादी
उनकी पसंद की लड़कियों से करवा देती है, जिसके बाद वो अपनी करोड़पति बहुओं को गरीब घर का समझकर उन्हें अपने घर ले आती है। देखते ही देखते निशा और रूपा दोनों घर की सभी जिम्मेदारियों को संभाल लेती हैं और अपनी सास का अच्छे से ख्याल रखती हैं। अरे, तुम दोनों की शादी तो हो गई, लेकिन तुमने मुझे अपने परिवार वालों से अभी तक नहीं मिलवाया है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों आज की शाम को अपने परिवार वालों को खाने पर बुला लो। ये सुनने के बाद वो दोनों हैरान रह जाती हैं, जिसके बाद वो दोनों कावेरी से कहती हैं, अरे माँ जी, मैं नहीं चाहती कि मेरे पिताजी यहाँ पर आए, क्योंकि वो बहुत गरीब है। उन्हें इस हालत में देखकर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ माँ जी, मेरी माँ भी बहुत गरीब है। अगर वो यहाँ पर आएंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अमीरों से अच्छा तो गरीब होना है। कम से कम गरीबों के अंदर धोखेबाजी तो नहीं होती। तुम आज की रात अपने परिवार वालों को खाने पर बुलाओ। मैं सबसे मिलना चाहती हूँ। ना चाहते हुए भी निशा को अपने परिवार वालों को घर बुलाना पड़ता है। जैसे ही कावेरी उन दोनों के माता पिता को देखती है, वो उन्हें देखते ही दंग रह जाती है। जिसके बाद कावेरी अपने दोनों बेटों से कहती है, आखिर तुम दोनों ने भी मेरे साथ वैसा ही किया जैसा तुम्हारे पिताजी ने किया था। उन्होंने मुझे धोखा देकर किसी और औरत के साथ संबंध बनाए, तो तुम दोनों ने मुझे धोखा देकर अमीर घर की लड़कियों से शादी कर ली। और मेरी बदकिस्मती देखो कि मैं अमीर घर की लड़कियों को अपनी बहू बनाकर घर ले आई। माँ, आप तो कैसी बात कर रही हो? हर अमीर इंसान गलत नहीं होता, कुछ अमीर बहुत अच्छे भी होते हैं माँ। हाँ माँ, हम दोनों अपनी पत्नियों से बहुत प्यार करते हैं। हम नहीं चाहते थे कि आप हमें उनसे अलग करें, इसलिए हमने ये सब किया। हमें माफ कर दीजिए माँ, लेकिन हमें अपनी पत्नियों से अलग मत कीजिए प्लीज। अपने बेटों को अपनी पत्नियों से इतना प्यार करते हुए देखकर बेचारी कावेरी कुछ नहीं कह पाती, जिसके बाद वो अपने दोनों बेटों को गले से लगाते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो। अपने गुस्से के चलते मैंने तुम दोनों को बहुत उल्टा सीधा कहा। दरअसल मैं तुम्हारे पिताजी का गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकालने लगी थी, लेकिन समय रहते मुझे समझ आ गया कि हर गरीब इंसान गलत नहीं होता, क्योंकि रूपा और निशा दोनों ही बहुत अच्छे स्वभाव की हैं और वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। अपनी माँ के मुंह से ये बातें सुनकर राघव और राहुल दोनों ही बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद वो अपनी दोनों पत्नियों के साथ मिलकर अपनी माँ के पैर छूते हैं। उस दिन के बाद उनकी सभी परेशानियां धीरे धीरे ठीक होने लगती है और वो सभी अब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। शीशगंज गांव में रहने वाली शोभना की 2 बेटियां थीं, श्रेया और सुमन। जहां श्रेया शोभना की सगी बेटी थी, वहीं सुमन उसकी सौतेली बेटी थी। सुमन की परवरिश की खातिर उसके पिता जगलाल ने शोभना से शादी की, जिसे उस दंपति को श्रेया पैदा हुई। मगर सुमन के प्रति शोभना का सौतेलापन देखकर जगलाल सोब में रहने लगा। समस्या गहरे सदमे में शुमार हो गई। फिर जगलाल स्वर्ग सिधार गया। अब सुमन और श्रेया बड़ी हो चुकी हैं। श्रेया, कहाँ है मेरी बेटी? मैं यहाँ हूँ मम्मी। अरे माँ, ये क्या है? खुद ही खोल कर देख ले। जैसी श्रेया डिब्बा खोलती है, उसमें एक महंगी सी साड़ी होती है। वाह मम्मी, ये साड़ी तो बहुत ही प्यारी है। मम्मी, आप सुमन दीदी के लिए कुछ नहीं लाई? अरे उसके पास वैसे भी कपड़ों की कौन सी कमी है। तेरी तरह अब वो भी नए कपड़े पहनने लगेगी तो तेरे पुराने कपड़े कैसे सधेंगे? हाँ। अपनी सौतेली माँ का शोभना का दोहरा बर्ताव देखकर सुमन की आंखें भर जाती हैं और वो कहती है, ठीक ही तो कह रही है माँ, और फिर इतनी चटकदार साड़ी मुझ पर जरा भी नहीं फबेगी। कल तुम दोनों को देखने के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं। तुम कल सुबह यही साड़ी पहनना, और सुमन, मैंने तुम्हें अपनी कुछ पुरानी साड़ियाँ तुम्हारी खातिर निकाल कर रख दी हैं, तो मुझसे तुम ले लेना। अरे माँ, इतने खास अवसर पर सुमन दीदी आपकी साड़ी क्यों पहनेंगी? अरे मेरी प्यारी छुटकी, कल के खास अवसर पर माँ की साड़ी पहनना तो मेरे लिए सुनहरा सौभाग्य है। उसे बेहतर और बड़ा तोहफा भला और क्या होगा।
अगली सुबह जहां एक और शोभना की सगी बेटी श्रेया नई साड़ी में सज धज कर तैयार होती है, तो वहीं सुमन भी अपनी सौतेली माँ की फीकी पुरानी साड़ी को पहनकर बिना शिकवे गिले किए शौक से सजती संवरती है। तभी आरव और माधव नाम के दो लड़के अपने परिवार समेत वहां दस्तक देते हैं। माधव साधारण तबके का इंसान था। उसका बसेरा अगले ही गांव में था। वहीं अमीर आरव शहर का रहने वाला बड़ा बिजनेसमैन था। सुमन और श्रेया, मैंने तुम्हारे लिए इन दो लड़कों का चुनाव किया है। अगर कोई आपत्ति है तो इसी पल साझा कर दो। माँ, मुझे तो आरव बहुत पसंद है। शादी के लिए मैंने जो सपना सजाया था, आरव ही मेरे अरमानों को पूरा करेंगे, क्योंकि ये एक तो शहर में सेटल्ड है और दूसरे स्मार्ट हैं। माँ, मुझे भी माधव जी पसंद हैं। बड़ी बहन होने के नाते इस महीने सुमन का ब्याह होगा और अगले माह में श्रेया का। महीने भर के पड़ाव के इस सोच के पीछे शोभना अपना स्वार्थ साध रही थी। उसने बड़े ही साधारण तौर तरीके से सुमन का ब्याह कर दिया, मगर अपनी बेटी श्रेया की शादी में बड़ा साजबाज समेत उसके शौक पूरे किए। अब दोनों बहनें अपनी शादीशुदा जिंदगी के सफर को शुरू करती हैं। शादी की रात आरव श्रेया से कहता है, दिस इज फॉर यू माई ब्यूटीफुल वाइफ। ओह वाओ, आरव, डायमंड नेकलेस मेरे लिए? ये तो बड़ा ही एक्सपेंसिव होगा। श्रेया, आई एम अ बिग बिजनेसमैन। बॉम्बे के बड़े बिजनेसमैन के बीच तुम्हारे पति का नाम शुमार है। ऐसे तोहफों की तो अब आदत डाल लो। आरव हमेशा श्रेया को महंगे तोहफे देकर उसे खुश किया करता था। माधव की कमाई कुछ खास नहीं थी, मगर कमाई से बढ़कर वो सुमन की खातिर कुछ न कुछ घर लेकर ही लौटता था। देर सांझ माधव घर लौटता है। सुमन, वो मैं माधव को हिचकिचाता हुआ देखकर सुमन कहती है, अरे माधव जी, ये अचानक से आपके सुरताल को क्या हो गया? और पीछे हाथ करके क्या छुपा रहे हैं? मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, दिखाइए। सुमन जैसे ही तोहफा खोलकर देखती है तो उसमें हरे रंग की चूड़ियां होती हैं। अरे वाह, कितनी सुंदर चूड़ियां हैं। तुम्हें सचमुच ये चूड़ियां पसंद तो आई सुमन? तुम्हारा पति साधारण इंसान है। तुम्हारी बहन की तरह मैं सोने के जेवर के शौक तो नहीं पूरा कर सकता। सावन का महीना था तो सोचा तुम्हारे लिए चूड़ी ले लूं। माधव जी, औरत के लिए उसका सुहाग सबसे बड़ा श्रृंगार होता है। मेरा भाग्य बड़ा बलवान है जो मुझे आप जैसा पति प्राप्त हुआ है। समय गुजरता है। दोनों बहनें अपने अपने गृहस्थी खुशहाल तौर तरीके से जीती हैं। एक रोज श्रेया कार में सवार होकर शहर से गांव लौट कर आती है। श्रेया, तुम अचानक से बिना किसी खास खबर के, ना कोई चिट्ठी ना कोई संदेश? अरे सारी बातें यही कर लोगी, अंदर भी लेकर चलोगी कि नहीं? सुमन खुश मन से अपनी छोटी बहन श्रेया का स्वागत करती है, जिसके बाद दोनों बहनें आपस में बातें करती हैं। शहर में सब कुशल मंगल तो है? अरे दीदी, मेरे जितने भी अरमान थे आरव उससे बढ़कर करते हैं। आधे से ज्यादा महीने तो घर से बाहर रहते हैं और लौटते वक्त अक्सर महंगे तोहफे लाते हैं। शादी की रात उन्होंने तोहफे में मुझे हीरो का हार दिया, वो भी पूरे 15 लाख का। बातों ही बातों में श्रेया अपनी अमीरी का बखान करते हुए कहती है, वैसे दीदी, तुम्हारे आईएएस के सपने का क्या हुआ? मैं भी ना, अरे इतनी गरीबी में जीजा जी क्या ही तुम्हारे लिए इस सपने को साकार करेंगे। श्रेया, तुम्हारा पति आरव बेहद अमीर है। शायद तुम्हें उसी का अहंकार है और वो तुम्हारी जुबान से जाहिर हो रहा है। मेरे इस घर की कीमत भी तुम्हारे इस महंगे हीरो के हार से कम है, मगर मेरे पास मेरे पति का प्यार है जो मेरे लिए सैकड़ों सोने और मूंगों से भी महंगा है। सुमन की बातें श्रेया के स्वर को अर्श से फर्श पर पहुंचा देते हैं। गुजरते समय के साथ आरव घर आता है। कैसी है मेरी प्यारी बीवी? मिल गई काम से फुर्सत जनाब को? बीवी जान, तुम तो जानते हो कि तुम्हारा पति एक बिजनेसमैन है। ये लो। एक और नया तोहफा। हाँ, फौरन इसे पहनकर रेडी हो जाओ, हम डिनर पर चल रहे हैं। जहाँ एक और श्रेया अपने पति के साथ 5 स्टार होटल में खा रही थी, वहीं सुमन माधव के साथ अपने छोटे से घर में दाल रोटी खाकर गुजर बसर कर रही थी। 2 दिन बाद आरव काम के सिलसिले में रवाना हो जाता है। उस बीच श्रेया अपनी बहन के पास आती है। श्रेया, कैसी हो तुम? मैं तो मजे में हूँ। आरव काम की वजह से विदेश गए हैं तो सोचा तुमसे मिलने आ जाऊं। आज तो तुम बड़ी चहक रही हो। अब मुझे किसी बात की चिंता तो है नहीं, इसीलिए चहकती ही दिखूंगी ना। मगर सुमन दीदी,
इस घनघोर गरीबी ने तो तुम्हारी काया पलट कर दी। ये सूती की साड़ी, सादा भेष, सच कहूँ तो तुमसे अच्छा पहनावा तो मेरी काम वाली बाई का है, वो तुमसे अच्छा पहन कर आती है। मगर श्रेया, मैं तुम्हारी काम वाली बाई नहीं, बहन हूँ। पति के अमीरी ने तुम्हें अहंकारी बना दिया है, इसीलिए तुम अमीर गरीब का बखान करती रहती हो। मगर श्रेया, पैसे के साथ पति का प्यार भी जरूरी है। साफ तौर से क्यों नहीं कहती कि तुम मेरी अमीरी से जलती हो? मैं तो बीती बातें भूलकर बहन के नाते तुमसे मिलने आई थी। मगर श्रेया सुमन से बुरे स्वर में बात करके शहर लौट आती है। देखते ही देखते महीना भर बीत जाता है, मगर आरव नहीं आता, जिसे श्रेया गहरे सोग में डूब जाती है। वो रोजाना आरव की राह तकती है, उसे सैकड़ों फोन करती है, मगर उसे कोई खास खबर नहीं मिलती और वो अपनी बहन को फोन करके सिसकते हुए कहती है, तुमने सही कहा था, मेरा पति भले पैसे से अमीर है, फिर भी मैं एकदम अकेली हूँ। तुम्हारा नसीब अच्छा है जो तुम्हें जीजा जी जैसा प्यार करने वाला पति मिला है। तमाम ऐशो आराम के बावजूद मेरे पास बैठने वाला कोई भी नहीं है। श्रेया, तुम ठीक तो हो? यह अकेलापन मुझे खाए जा रहा है सुमन। श्रेया की ये सारी बातें सुमन को असमंजस में डाल देती हैं। वो उसी पल अपने पति के संग शहर पहुंचती है जहां श्रेया कमरे में बेहोश पड़ी थी। वो उसे अस्पताल ले जाती है। कुछ घंटों बाद, दीदी। श्रेया, भगवान का शुक्र है जो तू ठीक है। ये क्या हश्र बना रखा है तूने? इतनी जल्दी जीवन से हार मान गई। श्रेया, एक दफा मुझसे कहा होता, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा था। आरव, मुझे ये रईसी, ये अमीरी नहीं चाहिए। मुझको सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, माधव जी की तरह। श्रेया का बदला हुआ स्वर देख आरव उससे वादा करता है। अब श्रेया की सोच एकदम बदल चुकी है। दोनों बहनों के बीच गहरा प्यार आज भी शुमार है। सोलरपुर के एक छोटे से गांव में एक रेशमा नाम की औरत रहती थी। वो अपने बेटे अरुण के लिए एक लड़की ढूंढ रही थी, जिससे वो अपने बेटे की शादी करवा सके और उसके घर को एक बहू मिल जाए। एक दिन वो पंडित से कहती है, अरे पंडित जी, दिखाइए कोई अच्छी सी लड़की जिसका नैन नक्श अच्छा हो और संस्कारी हो। अरे हाँ बहन जी, ये देखो, आज मैं गांव की सबसे अच्छी और संस्कारी लड़कियों की फोटो लेकर आया हूँ आपके लिए। आपको जो अच्छी लगे आप उसे अपने बेटे के लिए पसंद कर लीजिए। रेशमा पंडित की दी हुई सारी फोटोज को बहुत अच्छे से देखती है, जिसके बाद उसे एक लड़की की फोटो बहुत पसंद आती है और वो उस फोटो को पंडित को देते हुए कहती है, अरे वाह, ये है मेरे घर की बहू बनने के लायक। अरे पंडित जी, इस लड़की के माता पिता से बात कीजिए, मुझे यही लड़की चाहिए अपने बेटे से शादी के लिए। अरे हाँ बहन जी, बहुत संस्कारी लड़की पसंद की है आपने अपने बेटे के लिए। ये लड़की तो कोहिनूर का हीरा है, बहुत अच्छी बच्ची है। आप कहो तो कल ही इसके माता पिता को आपके घर भेज दूं। अरे वाह पंडित जी, नेकी और पूछ पूछ, ऐसे नेक काम में देरी नहीं करते पंडित जी। अगले दिन ही पंडित दोनों परिवार वालों की बात करवा देता है, जिसके बाद दोनों परिवार वालों को रिश्ते में कोई आपत्ति नहीं होती और रेशमा अपने बेटे अरुण की शादी रीना से करवा देती है। शादी के बाद रीना घर की सभी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से संभालती है, जिसकी वजह से रेशमा रीना से बहुत खुश होती है। अरे वाह बहू, तूने तो पूरे घर को बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे से संभाल लिया है। अरे बस, अब तो मैं तीर्थ यात्रा पर निकलना चाहती हूँ। अरे माँ जी, तीर्थ यात्रा पर जाने की क्या जरूरत है, घर में ही पूजा पाठ कर लिया करो। अरे हाँ बहू, तेरा ये आइडिया भी बहुत अच्छा है, लेकिन आज मैं सत्संग में जा रही हूँ। दोनों सास बहू एक दूसरे से बात कर ही रही होती हैं, तभी वहां पर रतन आ जाता है। अरे रेशमा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? चलना नहीं है क्या तुम्हें? अरे माँ जी, ये कौन है? इन्हें पहले तो मैंने कभी नहीं देखा। अरे मैं तो अरे ये तो तुम्हारे बाबूजी के दोस्त हैं। तुम्हारे बाबूजी के जाने के बाद इन्होंने ही हमारे घर की सभी जिम्मेदारी को संभाला है। ठीक है माँ जी, लेकिन अभी आप इनके साथ कहाँ जा रही हो? अरे बहू, मैं जरा सत्संग में जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी। ऐसा कहकर रेशमा रतन के साथ चली जाती है। उन दोनों को एक साथ देख रीना को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप घर के कामों में लग जाती है। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है और रीना रात का खाना बनाने के बाद अपनी सास रेशमा का इंतजार कर रही होती है। अरे ये क्या,
रात के 9 बज गए हैं और माँ जी अभी तक घर नहीं लौटी। तभी दरवाजे से अरुण आता है। अरुण को आए हुए देरी नहीं होती, तभी रीना तरुण से कहती है, देखिए जी, माँ जी सुबह से सत्संग गई हुई हैं, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटी। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। आप जरा पता लगाइए आखिर माँ जी कहाँ रह गई। अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो, माँ के सत्संग तो रात भर चलते हैं, वो तो ऐसे ही अक्सर बाहर ही रहती हैं। तभी दरवाजे से रेशमा अंदर आती है। रेशमा के बाल पूरी तरह से भीगे होते हैं, उसके बालों से पानी टपक रहा होता है, जिन्हें देखकर रीना कहती है, अरे माँ जी आप आ गई, और आपके ये बाल इस तरह भीगे हुए क्यों हैं? आप तो सत्संग गई थी ना? अरे बहू, सत्संग में मैं इतनी डूब गई कि मैं नाचते नाचते नदी में गिर गई। लेकिन माँ जी, सत्संग का नदी से क्या मेल? नदी सत्संग में कहाँ से आ गई? अरे बहू, सत्संग ही नदी के किनारे था। अब क्या बताऊं मैं तो अपना तन मन बस सत्संग में ही छोड़ देती हूँ। ये सुनकर रीना थोड़ी आश्चर्य से अपनी सास को देखती है, जिसके बाद उसकी नजर उसकी सास के कपड़ों पर पड़ती है, जो कि पूरी तरह से सूखे होते हैं। अरे ये क्या, माँ जी के कपड़े तो पूरी तरह सूखे हैं, लेकिन ये तो नदी में गिर गई थी। रीना ये सोच ही रही होती है कि तभी अरुण कहता है, अरे रीना, बहुत तेज भूख लगी है, क्या बनाया आज तुमने खाने के लिए? देखो मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, जल्दी से खाने की टेबल पर खाना लगाओ, मैं बस 5 मिनट में फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक है जी, आप फ्रेश होकर आइए, तब तक मैं खाने की टेबल तैयार करती हूँ। माँ जी आप भी जल्दी से बाल सुखा लीजिए, नहीं तो ठंड लग जाएगी आपको। कुछ ही देर में सभी लोग खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं, जिसके बाद अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, रीना सुबह उठकर अरुण के लिए नाश्ता और उसका लंच पैक कर देती है। जिसके बाद अरुण नाश्ता करके अपनी जॉब के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद रेशमा भी तैयार होकर आती है। रेशमा को देख रीना कहती है, अरे माँ जी, इतनी सुबह सुबह आप कहाँ जा रही हो? अरे बहू, आज सुबह ही सत्संग है, बस वहीं जा रही हूँ। तभी रतन भी आ जाता है। उसका ध्यान रीना पर नहीं होता और वो रेशमा को देखते ही उससे कहता है, अरे इस लाल साड़ी में तो तुम पूरी आग का शोला लग रही हो, इस साड़ी को तो उतारने में बहुत मजा आएगा। रतन जी, ये क्या बकवास कर रहे हो आप मेरी सास के बारे में? ओहो, अरे मुझे माफ कर दो, जरा मेरी जुबान फिसल गई। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि इस उम्र में कितनी मुश्किल से साड़ी पहनी जाती है। अरे बहू कोई नहीं, कभी कभी बुड्ढों की जबान भी फिसल जाती है, और वैसे भी इनकी तो मजाक करने की आदत है, तो ध्यान मत दे। ऐसा कहकर रेशमा रतन के साथ निकल पड़ती है। ऐसे ही रोज रोज रेशमा सुबह शाम हमेशा रतन के साथ रहती है। कई दिनों से ये सब देखने के बाद एक दिन रात को रीना 10 बजे तक अपनी सास का इंतजार कर रही होती है। वो रसोई में पानी पीने जाती है, सारी घर की लाइट्स ऑफ होती हैं। तभी रात के समय रेशमा रतन के साथ वापस घर लौटती है। अरे आज तो मजा ही आ गया। हाँ सही कहा आपने। चलो अब मैं जाता हूँ, नहीं तो तुम्हारी बहू ने मुझे देख लिया तो बात का बतंगड़ बना देगी। रुकिए ना, अभी क्यों जा रहे हो आप? चलो मेरे कमरे में चलो। बहू और बेटा तो अपने कमरे में आराम से सो रहे होंगे, उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। तभी अचानक से रीना सारे घर की लाइट्स जला देती है और अपनी सास से कहती है, क्या माँ जी, क्या पता चल जाएगा? अरे सब कुछ तो मैंने अपनी आंखों से देख ही लिया, अब और क्या पता चलना बाकी है? अरे मैं आपकी इतनी इज्जत करती थी और आपने तो सारी इज्जत का गोबर बना दिया। छी, कितनी बेशरम सास है मेरी। तभी वहाँ अरुण नींद से जागकर आता है और रीना से कहता है, अरे रीना क्या हुआ, क्यों इतनी रात में चिल्ला रही हो? अरे मैं चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? जरा देखो तो अपनी माँ की करतूतें। अरे इस उम्र में भी इन्हें जवानी चढ़ रही है। देखो जरा, शराब पी कर आई है तुम्हारी माँ। देख बहू, मुझे गलत मत समझ, तेरे बाबूजी के जाने के बाद मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। भरी जवानी में मैं भला क्या करती, तभी मुझे इन्होंने अपना साथ दिया। हाँ हाँ, आपकी जवानी के निशान आपके गले पर पड़ी लव बाइट से ही दिख रहे हैं। अरे जिसकी माँ ऐसी हो उसका बेटा कैसा होगा? बस बहुत हुआ, मैं एक पल भी यहाँ और नहीं रुक सकती। रीना उसी समय घर छोड़कर चली जाती है। उसके जाने के बाद अरुण अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, कुछ तो शर्म करती, आपने मेरी पिछली पत्नियों की तरह इसे भी भगा दिया। ऐसा कहकर अरुण गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है। पिंकी नाम की 8 वर्षीय लड़की खाना ढूंढते ढूंढते रात में एक कचरे के पास जाती है और खाना ढूंढती है।
बहुत भूख लग रही है। भगवान जी अब तो खाना दे दो, कुछ तो यहाँ मिल जाए। ये बोलकर वो फिर से कचरे में कुछ खाने की चीज ढूंढती है तो ढेर सारा कूड़ा और एक आवाज आती है। ले चलो मुझे अपने साथ, ले चलो, मुझे बाहर आना है, बाहर निकालो मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे अपने साथ ले चलो। पिंकी इसके हिलने और आवाज से बेहद डर जाती है। ये आवाज कैसी आ रही है? मुझे बहुत डर सा लग रहा है। मेरे करीब आओ, मुझे निकालो यहाँ से। कोई पुकार रहा है, क्या है जरा देखती हूँ। ऐसा कहकर पिंकी उस कचरे के ढेर को हटाती है तो वहाँ उसे एक सिलाई मशीन मिलती है जो कहती है, मुझे ले चलो, मुझे यहाँ मत छोड़ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, चलो मुझे यहाँ से लेकर चलो। बाप रे बाप, कितनी पुरानी गंदी सी मशीन है जो बोल रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या करूं, ले जाऊं या नहीं? इसने कुछ कर दिया तो? ऐसा कहकर पिंकी दुविधा में पड़ जाती है। क्या पिंकी अजीब सी दिखने वाली भूतिया सिलाई मशीन को ले जाएगी या डर कर छोड़ देगी? ये जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। क्या करूं, इस सिलाई मशीन को ले जाऊं या नहीं? दिखने में बहुत गंदी है, डरावनी सी भी। ले चलती हूँ। पिंकी उस भूतिया मशीन को उठाने की कोशिश करती है। इतने में वो मशीन हवा में खुद उड़ने लगती है और कहती है, तुम्हें मुझे उठाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही तुम्हारे पीछे पीछे चल लूंगी। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी मशीन हो। ये कहते ही पिंकी के साथ साथ वो मशीन उड़कर उसके घर तक चलती है जहाँ उसकी अंधी माँ अंबिका उसका इंतजार कर रही थी और वो कहती है, माँ मैं आ गई, मुझे कचरे में से एक मशीन मिली है, सिलाई मशीन। पता है माँ, ये उड़ती भी है और ये बोल रही थी कि मुझे अपने साथ ले चलो, तो मैं इसे यहाँ ले आई। अरे बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो? सपना देख रही हो क्या? नहीं माँ, सच बोल रही हूँ। पिंकी के ये कहते ही वो इस मशीन को छूकर देखती है और बोलती है, अरे हाँ बेटा, तू तो सच कह रही है, पर इसका क्या फायदा? तू तो मेरे लिए खाना लेने गई थी ना, इस मशीन से क्या करेंगे? तुझे सिलाई नहीं आती है वैसे भी। हाँ माँ, ये तो आपने बिल्कुल सच कहा। ये सुनते ही वो सिलाई मशीन फिर से हिलने लगती है और उसमें से एक चुड़ैल निकलकर बाहर आती है और कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, बताओ क्या खाना है तुम्हें, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। बेटा, आवाज किसकी आ रही है? हमारे घर में तो सिर्फ हम दोनों ही है ना? माँ, हम ही थे, पर अभी उस सिलाई मशीन में से डरावनी सी चुड़ैल आंटी निकली है। क्या? चुड़ैल? तुम मुझे और मेरी बेटी को परेशान तो नहीं करोगी ना? चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, मैं तुम्हारी मदद ही करूंगी। तुम्हें बढ़िया सा खाना खाना है ना, अभी देती हूँ, आबरा का डाबरा खाना आ जा। चुड़ैल के ये कहते ही एक टेबल पर खाना आ जाता है और माँ बेटे बड़े चाव से खाना खाती हैं कि उसकी भूतिया मशीन हवा में उड़कर बोलती है, चुड़ैल डाइन, तू मेरे साथ ये सब ठीक नहीं कर रही है, मुझे भी खाना खाना है, मुझे बाहर निकालना, उसे आजाद कर, मुझे एक कब तक ऐसे बांध कर रखेगी? चुप कर, करेले के सड़े हुए सूखे लाल बीज, और तुझे खाना खाने की क्या जरूरत, वैसे ही ठीक है, और ये तेरी सजा है, तू सिलाई मशीन बनकर ही रहेगा। आंटी, ये कौन है जो ऐसे बोल रहा है? मुझे तो लगा इस मशीन के अंदर एक ही है, लेकिन आपके अलावा भी इस मशीन से कोई बोलता है। हाँ गुड़िया, ये एक गंदा सा भूत है। अच्छा, ऐसा लगता है कितने दिनों बाद अच्छा खाना खाने को मिला है। पर आप हमारे पास क्यों आए हैं? भूतिया मशीन का क्या काम? मैं चाहती हूँ आप मेरी भूतिया सिलाई मशीन से बहुत सारे कपड़े सिलें, ये खुद चलती रहेगी, बस आपको कपड़ा लगाना है और फिर आप इस कपड़े को मार्केट में बेच भी सकते हैं, जिससे आपको पैसे भी मिलेंगे। पिंकी, तुम करना ये काम, तुम्हारी मम्मी कर नहीं पाएंगी ना। पर मुझे सिलाई करना नहीं आता। भूतिया सिलाई मशीन खुद ही कपड़े सिल कर देगी। इस तरह से चुड़ैल पिंकी को कपड़े देती है, जिससे वो भूतिया सिलाई मशीन खुद ब खुद फटाफट अनेक तरह के डिजाइन वाले सुंदर सुंदर कपड़े सिलने लगती है। 2-3 घंटों में ही वो बहुत सारे कपड़े सिल देती है, जिसे देखकर पिंकी कहती है, अरे वाह वाह, इसने तो बहुत सुंदर फ्रॉक, सूट और लहंगे बनाए हैं। वाह! भूतिया सिलाई मशीन कितने काम की है, आज के लिए इतने कपड़े काफी हैं, अब कल हम इसे बेचने चलते हैं। देखो चुड़ैल, तुम मेरे साथ बहुत ज्यादती कर रही हो,
मैं थक गया हूँ बहुत और काम नहीं कर सकता। मैं जब तक तुझे बोलूंगी तब तक तुझे कपड़े सिलते रहना होगा, समझा? अगले दिन चुड़ैल अपना रूप बदलकर पिंकी के साथ मार्केट में वो कपड़े बेचने जाती है, जिसके बाद बहुत सारे लोग उस सुंदर सुंदर डिजाइन को खरीदने आते हैं। अरे वाह, ये ड्रेस तो बहुत अच्छी है, जरा मुझे देना गुड़िया। वो कितने की है? सिर्फ 300 रुपए की। ये कहते पिंकी उस लड़की को वो ड्रेस दे देती है। ऐसे ही पिंकी चुड़ैल की भूतिया मशीन से रोज रोज रात में अनेक तरह के सुंदर सुंदर कपड़े सिलती है और अगले दिन जाकर बेच देती है, जिससे धीरे धीरे माँ बेटी पर बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। तभी एक दिन अंबिका कहती है, चुड़ैल जी, आप हमारी मदद कर रही हैं, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। पर ये जो बीच बीच में भूतिया मशीन से बार बार आपकी लड़ाई होती है, आखिर वो कौन है जो बार बार बोलता है? मैं बताती हूँ। दरअसल ये जो भूतिया मशीन है, ये मेरा पति विनोद है। मैंने इसे भूतिया मशीन में कैद कर रखा है क्योंकि कुछ समय पहले इसने मेरे साथ बहुत गलत किया था। मैं इसके साथ रहती थी, मुझे सिलाई करने का बहुत शौक था। मैं पेशे से दर्जी थी। लोगों को अपने मनपसंद तरह के डिज़ाइन के कपड़े बनाकर उनको पहनाना और जो मुझे तारीफ मिलती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। अरे अनुराधा दीदी, आपने बहुत अच्छे साड़ी का ब्लाउज सिला है, और जो मेरा पहले वाला आपने सूट सिल कर दिया था उसकी तो क्या तारीफ हुई थी, क्या बताऊं मैं आपको। आप ना अपना कोई बड़ा सा बुटीक क्यों नहीं खोल लेती? अरे इतनी गरीबी में मैं सिर्फ सिलाई मशीन चलाकर 2 पैसे कमा सकती हूँ, बुटीक के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। मेरा पति निठल्ला शराबी है, मेरी मदद तो करता नहीं है, तो मेरे पास अपना बुटीक सेंटर होता। ये तो आपने सही कहा। ये कहते ही अनुराधा फिर से सिलाई करने लगती है। तभी उसका पति सुनील नशे में धुत उसके पास आकर कहता है, चल मेरे को पैसा दे, आज मेरे को संतरी नहीं ब्रांडी पीनी है। चल पैसा निकाल, जब देखो सिलाई करती रहती है। आप पागल हैं क्या? मैं आपको पैसे नहीं दे सकती, मैं बुटीक के लिए पैसे जमा कर रही हूँ। एक बार बोल दिया ना पैसे निकाल, मतलब निकाल, वरना तेरी सिलाई मशीन तोड़ दूंगा मैं नहीं दूंगी, जो करना है कर लीजिए। तो ये ले। ये कहते ही गुस्से से सुनील उसकी सिलाई मशीन को तोड़ देता है। इससे मैं आपको और अपना पेट पालती हूँ। मैंने कितने पैसे जोड़ जोड़ कर मशीन खरीदी थी और आपने एक झटके में तोड़ दी। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। ये कहते ही उन दोनों में हाथापाई होती है, जिससे लड़ते लड़ते पैर फिसलने से खिड़की से गिरकर एक साथ वो मर जाते हैं। दोनों चुड़ैल और भूत बनने के बाद चुड़ैल उसे भूतिया मशीन में तब्दील कर देती है और कहती है, तुमने मेरी मशीन को तोड़ा है ना, इसलिए आज से तुम सिलाई मशीन बनकर बहुत सारे कपड़े सिलोगे। अरे छोड़ो मुझे, जाने दो, आजाद करो मुझे इस सिलाई मशीन से। उसके बाद तुम्हारी बेटी को ये भूतिया मशीन मिली ताकि हम तुम्हारा भला कर सके और मैं इसे सजा दे सकूं। अब तो तुम्हारे पास बहुत पैसा है, इसलिए हमें जाना होगा ताकि हम और भी लोगों की मदद कर सके। आप आए और आपने हमारी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चुड़ैल आंटी, आप मुझसे मिलने आया करना। हाँ बेटा। इस तरह से चुड़ैल उस मशीन को लेकर गायब हो जाती है और किसी और की मदद करने पहुंच जाती है। चुड़ैल के दिए पैसों से कुछ समय बाद पिंकी के माँ की आंखों का ऑपरेशन हो जाता है, जिससे वो देखने लगती है।